दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर पलटवार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को भी झूठा केस बनाकर अरेस्ट करने वाली है। एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने दिल्ली सरकार से सवाल किया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने के बाद भी मंत्री क्यों बने हुए हैं। उधर गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आवंटित विभागों के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया है। जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। अरविंद ने कहा कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि सरकार सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। कल 19 सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया के साथ भी यही होने वाला है। सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष के खिलाफ कोई न कोई फर्जी केस बनाने को कहा है। सीएम बोले, मनीष को पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी का काम देना चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों को फर्जी केस में फंसाकर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे कामों को रोकना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति नहीं आती। दोनों को जेल में डालने के पीछे क्या राजनीति है मुझे नहीं पता। केवल मुझे ये पता है कि इन्हें जेल में डालने से देश का नुकसान है। अगर ये दोनों भ्रष्टाचार है तो ईमानदार कौन है? ऐसे में मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि एक एक करके जेल में डालने के बजाय सभी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को और विधायकों को एक साथ जेल में डाल दो। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी के आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन आता है। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कोवा से बीजेपी दफ्तर कमलम तक एक रोड शो निकाला, जिसके बाद करीब दोपहर 12:30 बजे उन्होंने विजय मुहूर्त में केसरिया धारण कर लिया। इस वक्त पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, वो भी मौजूद रहे। ये वही हार्दिक पटेल है जिन्होंने 2015 में पूरे गुजरात में एक पाटीदार आंदोलन की शुरुआत की थी, वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि पाटीदारों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि उस वक्त ये केंद्र के खिलाफ जरूर थे, लेकिन इस बार उसी केंद्र की बीजेपी जो पार्टी है उसमें अब ये शामिल हो चुके हैं। शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह के पद की मंशा नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसी कोई मांग रखी है। और ऐसा ही कुछ था कि कांग्रेस में भी कोई पद की मांग नहीं की थी। हालांकि उन्होंने 17 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उस वक्त राहुल गांधी पर काफी कड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर में उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन एक भी पार्टी नेता, यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टी नेता भी उनके घर पर उनसे मिलने या उनको सांत्वना देने नहीं पहुंचे थे। हालांकि इन सबके बीच राहुल गांधी पे तो आरोप लगे ही, कई और पार्टी नेता जो वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं उन पर भी उन्होंने काफी आरोप मढ़े। इस बीच अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जब तक उन्होंने 17 मई के बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, लगातार वो बीजेपी तारीफें कर रहे थे और खुद को हिंदुत्ववादी छवि घोषित करने में लगे हुए थे। कई दफा उनको देखा गया था कि उन्होंने खुद को एक गर्व से हिंदू कहने को उनको देखा गया था। अब इसी बीच देखना ये होगा कि क्या वो अपनी एक छवि एक विकासशील नेता के तौर पे बना पाएंगे या फिर उनकी छवि एक दल बदलू नेता के रूप में ही रह जाएगी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से टारगेट किलिंग के जरिए गैर मुसलमानी समाज के लोगों को मारा जा रहा है। और अगर बात करें पिछले 3 दिनों की, तो पिछले 3 दिनों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्योंकि उन्हें बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर यानी कि KFF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, KFF ने पत्र जारी कर चेतावनी भी दी है और आतंकी संगठन ने कहा है जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। आतंकी संगठन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के पत्र जारी करने पर कहा कि कुलगाम में हमारे कीडर ने खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें एक बैंक कर्मी विजय कुमार की मौत हो गई और कहा जो भी बाहरी लोग इस धोखे में रह रहे हैं कि मोदी ने नेतृत्व वाली सरकार उन्हें यहाँ स्थायी कर देगी, उनके लिए आँख खोलने वाला है। उन्होंने कहा है कि बाहरी लोगों को इसकी वास्तविकता जान लेनी चाहिए, कहीं उनको अपनी जान न गंवानी पड़े, शायद अगला नंबर उनका हो। केके के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज गायक कृष्ण कुमार कुन्नत की कोलकाता में मंगलवार की शाम को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि केके को पहले से हृदय संबंधी समस्या थी। डॉक्टरों का शुरुआती अनुमान है कि दिल का दौरा पड़ने से ही केके की मौत हुई है। केके के पार्थिव शरीर का कोलकाता के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल SSKM में पोस्टमार्टम हुआ। केके के मैनेजर के मुताबिक मशहूर गायक 2 दिनों से खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। मंगलवार को कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद होटल लौटने के दौरान उन्हें ठंड लग रही थी।
जिसके कारण उन्होंने कार के एसी को बंद करने को कहा था। उनके हाथ पैर में क्रैम्प पड़ गए थे और सोफे पर बैठते ही वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। खेलो इंडिया 2021 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का भव्य आयोजन 4 जून से 13 जून के बीच होगा। सीएम ने कहा कि 4 जून को ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार ने खड़ा किया है, जिसका फायदा प्रदेश के खिलाड़ियों को लंबे समय तक मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उनके ठहरने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छे से की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया में 25 गेम्स को शामिल किया गया है, जिसमें 5 गेम स्टेट ने अपनी तरफ से रखे हैं। काबिले गौर है, खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी हरियाणा को मिली है और कोविड के चलते 2 बार प्रतियोगिता स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन अब खेलो इंडिया के लिए 4 जून से 13 जून का वक्त तय हुआ है, जिसमें तमाम राज्यों के करीब 8,500 खिलाड़ी और प्रतिभागी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय प्रवास को लेकर कांगड़ा दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब जो है कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचा और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला जो है नगरोटा भगवां के पठियार के लिए निकल गया। पठियार पहुंचने पर मुख्यमंत्री द्वारा जो है महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भी जो मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उसके उपरांत मुख्यमंत्री का काफिला वापस कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचा और वहाँ से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर ने नूरपुर के लिए उड़ान भरी। वहीं नूरपुर के चौगान बाजार पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने यहां पर उपस्थित भारी जनसमूह को भी संबोधित किया और यहां पर जो है 40 के करीब विभिन्न जो विकासात्मक योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, उनका शिलान्यास किया और इनका शिलान्यास करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने जो भी है भारी जनसमूह को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में भाजपा की वापसी हो। सूत्र ये भी बताते हैं कि गुटबाजी की मार झेल रही भारतीय जनता पार्टी 8 साल के मोदी कार्यकाल को लेकर अब जनता के बीच जाएगी और हमीरपुर में 6 और 7 तारीख को एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसके साथ ही जीत की राह यानी मिशन रिपीट की राह उसको आसान करने की कोशिश भी केंद्रीय नेतृत्व के जरिए और जयराम सरकार के जरिए अब करेंगे। 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर सेब की खेती करके पिड़थला के साहूपुरा गांव में एक किसान ने अन्य किसानों के लिए मिसाल बनाई है। असल में उसकी धान की फसल थी जो बरसात के पानी के कारण ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें एक हिमाचल का किसान सेब की खेती के बारे में जानकारी दे रहा था। वो हिमाचल गए और उनसे मुलाकात कर वहाँ से करीब 170 पेड़ सेब के लेकर आए और आज जो सेब की खेती है वो लगभग तैयार है और मंडी में जब पहुंचेगी तो उनको लगता है कि काफ़ी फ़ायदा इस सेब की खेती से उनको होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने आपदा को अपना अवसर बना लिया और अन्य किसानों के लिए मिसाल बनाई है, देखना होगा कि अब उनको इस खेती से कितना फ़ायदा पहुंचता है।
बरसात के मौसम में फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगना एक आम समस्या हो गई है और इस बार बरसात में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े, इसे लेकर यातायात पुलिस ने अभी से कवायद तेज कर दी है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों की FIR यातायात पुलिस कर रही है। साथ ही साथ जल भराव का मुख्य कारण NHIA द्वारा और FMDA द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए गड्ढों को ना भरने को लेकर भी यातायात पुलिस ने पत्र लिखकर संबंधित विभागों से मांग की है कि बरसातों से पूर्व इस समस्या का निदान किया जाए। आपको बता दें कि बरसातों के समय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है, जिसकी वजह से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। इसके अलावा जाम में एक अहम कारक साबित होने वाले ऑटो चालकों को लेकर भी एक विकल्प तलाशा गया है। ऑटो चालकों के लिए समय के साथ साथ स्थान का निर्धारण भी सुनिश्चित करने का काम जो है यातायात पुलिस करेगी और लोगों से यातायात पुलिस ने सहयोग की अपील की। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता के सहयोग से और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर यातायात पुलिस क्या फरीदाबाद के लोगों को इस बार की बरसात में जाम की समस्या से निजात दिलवा पाती है या नहीं। अगर आप करनाल पुलिस को कोई शिकायत झूठी देते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो अब आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, करनाल पुलिस ने ऐसे बहुत से लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। 182 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मई महीने की माने तो तकरीबन 82 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया और करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने सभी थानों के SHOs को सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना निजी फायदा उठाने के लिए, अपनी खुंदक निकालने के लिए अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत देता है और उस चीज को प्रूफ कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ना सिर्फ उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया जाए। मिड डे मील वर्कर पिछले काफी समय से आंदोलन कर रही थी कि उनकी जो मानदेय है वो बढ़ा जाए। सरकार ने मिड डे मील वर्कर का जो मानदेय था 3500 रुपये उसको बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया है। इसको लेकर मिड डे मील वर्करों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि सरकार ने हमारा मिड डे मील का जो मानदेय था वो तो बढ़ा दिया है, अब हमें सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे ताकि हम भी सरकारी कर्मचारियों की तरह काफ़ी सुविधाएं ले सकें। वहीं मिड डे मील वर्करों की एक मांग और है कि उन्हें 12 महीने का मानदेय दिया जाए। अभी तक उनको 12 महीने का मानदेय नहीं दिया जाता है। मिड डे मील वर्करों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि जो उनका मानदेय बढ़ाया गया है उसके लिए वे सरकार की काफ़ी खुशी से करते हैं, स्वागत करते हैं इस फैसले का। अब हमारी और जो मांगे हैं उनको भी सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इस वक्त हम आपको जुलाना तहसील से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं जुलाना तहसील कार्यालय में किसानों ने अपने मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से यहां पर ताला लगा दिया है। उसी धरने को समर्थन देने के लिए इलाके की काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आज यहां पर पहुंची हैं। इन महिलाओं का कहना है कि ये कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बैठे किसानों का साथ देंगी और इनका साथ में ये भी कहना है कि जब तक गिरफ्तार किए गए इनके जो नेता हैं उनको नहीं छोड़ा जाता और मुआवजा के पैसे इनके खाते में नहीं डाले जाते तब तक महिलाएं जो है इसी तहसील में जो धरना चला उसका इसी तरह समर्थन करते रहेंगी। काफी संख्या में आज इस धरने के ऊपर समर्थन देने के लिए महिलाएं आज यहां पर पहुंची हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार महिलाएं यहां पर जो है मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर किसानों के साथ यहां पर बैठी हुई हैं और इनका कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा ये यहां इसी तरह बैठी रहेंगी। ये कहना है जुलाना की इन महिलाओं का। स्वारघाट के धारकासी के पास आज दिन के समय एक पिकअप सड़क पर पलट गई जिसमें चालक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पिकअप में 6 लोग सवार थे। ये पिकअप दिल्ली शाहनबाग से सामान लेकर मनाली जा रही थी। जैसे ही स्वारघाट के धारकासी जगह पर पहुंची तो पिकअप की ब्रेक फेल हो गई और सड़क के बीचों बीच में पलट गई जिसमें चालक चपेट में आया और मौत हो गई। घायलों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट ले जाया गया जहां पर उनकी स्थिति को देखते हुए नालागढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। चंबा जिला में आए दिन सड़क हादसे होते रहे हैं। कई बार सड़क हादसे वाहन चालक की लापरवाही से होते हैं और कई बार सड़क हादसे जो PWD विभाग की लापरवाही से देखने को मिल रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर। अगर चंबा तीसा मुख्य मार्ग की बात की जाए तो यहाँ पर कई बार जो सड़क हादसे होते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कई जिंदगियाँ जो कई घरों के चिराग जो वो यहाँ पर उजड़ चुके हैं। अभी मैं आपको चंबा तीसा मुख्य मार्ग के बरखालू के पास की कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूँगा। ये
ये रखालू के पास का एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े ढांक है। अगर यहाँ से वाहन चालक की थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो तकरीबन 400 से 500 मीटर गहरी खाई में ये जाकर गिरेंगे और बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी मैं आपको विभाग की कुछ चमत्कारी योजनाओं के बारे में भी दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग तीसा ने जो ये पैराफिट के नाम पर खाना पूर्ति की है वो आप देख सकते हैं। अगर इन पैराफिट से कोई बाइक या कोई गाड़ी टकराती है तो पैराफिट के समेत वो गाड़ी नीचे गहरी खाई में जा गिरेगी। अब देखना ये होगा, मुख्यमंत्री भी कई बार लोक निर्माण विभाग को चेता चुके हैं कि सड़कों के गड्ढों को ठीक करिए, जो ब्लैक स्पॉट है उनको ठीक करिए, क्योंकि जो सड़कें हैं वो लोगों की भाग्य की रेखाएं हैं। अब देखना ये होगा कि लोक निर्माण विभाग तीसा मंडल के जो अधिकारी हैं उन पर मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पानीपत जीटी रोड स्थित सूर्या वुलन मिल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग को सूचित किया गया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां कई घंटे लेट पहुंची, जिसके बाद वहां पर मौजूद कारीगरों द्वारा आग को बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां काफ़ी लेट पहुंची, जिसके बाद कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल फैक्ट्री मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भिवानी के ढाणा रोड पर एक कबाड़ की फैक्ट्री में काम करने वाले चौकीदार की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था और छानबीन शुरू कर दी थी। आज डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने इस मामले में प्रेस वार्ता की और सारे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जो दोनों व्यक्ति लूट की योजना बनाकर के आए थे। वो दोनों चाहते थे कि सुरेंद्र हत्या करने के बाद वहाँ कबाड़ में रखे हुए पैसों को वो लूट करके ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पैसे भी मौजूद थे। उसकी हत्या करने के बाद वे लोग यहाँ से आसाम भाग करके चले गए थे। हालांकि एक व्यक्ति आसाम का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि पहले वो भी किसी फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस का कहना है 125 CCTV कैमरे उन्होंने खंगाले थे और एक पुलिस CCTV कैमरे में इनकी फुटेज जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उस CCTV फुटेज जो कि बस स्टैंडों पर थी, रेलवे स्टेशनों की थी, जहाँ से पुलिस ने सारी CCTV कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल ली है। पुलिस का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस रिमांड पे भी लिया गया है। इनसे अभी और भी थोड़ा से पुलिस करेगी। मई में गर्मी ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तेज धूप से परेशान लोग घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, क्योंकि पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बावजूद भी गर्मी का आलम वही रहा। हालांकि लोगों से लगातार यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके धूप में कम ही निकलें और जितना हो सके डिहाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें।